हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, जहां बात होगी भारत के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर, जो पॉलिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो गिग वर्कर्स हैं उनके बारे में कि वो क्या होते हैं, क्या उनका रोल है, और यूनिवर्सिटीज के इकोसिस्टम के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। ये आर्टिकल पॉलिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, क्योंकि आपसे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई हो नहीं सकता। अब ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है और ये बात करता है कैसे जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को या संवैधानिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए, भारत में जब आजादी मिली उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। एक तरफ जहां कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, यानी वो राइट्स जिनका हनन सरकार ना करे, वो राइट्स जो सरकार की शक्तियों को लिमिट करते हैं कि भाई सरकार इतनी शक्तिशाली है लेकिन हमारे उस अधिकार को वो छीन नहीं सकती। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी कार्य सरकार को दिए गए हैं जहां पर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो समाज में और राष्ट्रीय स्तर पर विकास करे, डेवलपमेंट करे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आए, ग्रोथ लेकर आए। यानी अगर एक गांव का एग्जाम्पल हम ले, एक विलेज में जहां हर विलेजर के पास ये राइट है कि उसकी अपनी बोलने की आज़ादी है, उसकी अपनी काम करने की आज़ादी है, उसकी अपनी जीने की आज़ादी है, उसी प्रकार से एक समय में तो प्रॉपर्टी की भी आज़ादी थी। लेकिन उसके अलावा सरकार का यह भी दायित्व है कि गांव में सबके पास कुछ भूमि तो हो कि वो काम तो कर सके, सबके पास समान रोजगार के अवसर तो हो। लेकिन अगर एक या दो व्यक्तियों ने ही गांव की सारी जमीन उनके खरीदी हुई है और पूरा गांव उस जमीन के ऊपर निर्भर है और उनके पास भूमि पर अधिकार नहीं है, तो सरकार क्या करेगी? उन लोगों का फंडामेंटल राइट बचाएगी जिनके पास उस गांव की सारी जमीन है, या उन लोगों को बेसिक राइट टू लाइफ जो है वो प्रोवाइड करेगी, जमीन का थोड़ा सा हिस्सा उनको देके। क्योंकि जब भी सरकार वो करने आएगी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई जमीन तो मेरी है, मेरा राइट है कि मैं जितनी जमीन चाहूं उतनी खरीदूं, वो गरीब किसान है क्यों मिले उसको जमीन, जैसे वैसे जी मेरा क्या। सरकार कहेगी नहीं भाई, उनकी भी फंडामेंटल राइट है, हमारी और भी फंडामेंटल ड्यूटीज है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है जहां स्टेट का काम है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल इक्वालिटी लेके आना। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट जब जब आया ना, एक गांव के उदाहरण से समझिए, पूरे देश में कई बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आए हैं। जैसे जैसे भारत आजाद हुआ, जैसे जैसे भारत को डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ी, ये विवाद सामने आए हैं। तो 1950 से लेकर 1970 का जो पहला दशक था, जहां भारत में जम के रिफॉर्म्स हुए, 1950 और 1970 के पीरियड को अगर आप देखो तो यहां पर जमकर रिफॉर्म हुए। और इस पीरियड में 1967 के बाद का जो पीरियड है या इसके पहले का जो पीरियड है, इस समय में जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी, इनका दबदबा हुआ करता था और वहीं पर प्रयास स्टार्ट हुआ था पहले कि हम रिफॉर्म लाएं, भूमिगत सुधार करें, क्योंकि जमीनें कुछ लोगों के पास ही थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म करें। और इसके लिए बहुत जरूरी था लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जमीन कुछ रजवाड़ों के पास था, कुछ स्टेट्स के पास था। तो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात स्टार्ट हुई। जैसे ही वो स्टार्ट हुई, सबसे पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का केस आया था वो यहीं से आया था कि भाई शंकरी प्रसाद, इन्होंने कहा कि भाई मेरे तो फंडामेंटल राइट है कि भाई मेरी जितनी जमीन उतनी हो, राइट टू प्रॉपर्टी उसमें फंडामेंटल राइट्स हुआ करती थी, लेकिन सरकार जमींदारी सिस्टम हटाना चाह रही है, मेरी जमीन चली जाएगी। तो ये जो है वो बिल्कुल गलत है, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनके खिलाफ जाता है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 और 31 के विरोध में जा रहा है। कोर्ट में गए वो, और इसके विरोध में पहला अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 में, जहां पर सरकार ने ये कहा था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में कि हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमें आर्टिकल 31A, 31B और 9th शेड्यूल के अंदर कोई भी लॉ बनाए तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उस पर कोर्ट जो है वो निर्णय नहीं ले सकती। और शंकरी प्रसाद साहब इसी बात पे पहुंचे थे कोर्ट में। ये पहला केस था जहां पर फर्स्ट फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई केस हुआ था। शंकरी प्रसाद ने क्लियरली बोला था कि देखिए ये जो सरकार कर रही है 31A, B और आपने जो 9th शेड्यूल लाया है ये बिल्कुल गलत है। सरकार फंडामेंटल राइट्स को कैसे हटा सकती है, जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर लॉ कैसे बना सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देखिए 1951 का समय है, जवाहरलाल नेहरू सरकार में है, प्राइम मिनिस्टर है, कांग्रेस की तूती बोल रही है, भारत हाल में आजाद हुआ है, पब्लिक सेंटिमेंट सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार के पास अधिकार है, वो चाहे तो आपका फंडामेंटल राइट्स हटा सकती है, उनके पास पूरा अधिकार है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, उनके पास अधिकार है कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। सरकार की जीत हुई, उसके बाद सरकार ने और बदलाव किए। शंकरी प्रसाद के बाद एक और केस हालांकि सामने आया है, वो है गोलकनाथ केस, जो 1967 का था। अब 1967 आते आते हुआ ये था कि कांग्रेस का जो वर्चस्व था वो थोड़ा बहुत खत्म हो चुका था।
जवाहरलाल नेहरू के गुजरने के बाद और इंदिरा गांधी के आने से पहले का पीरियड ये था। और यहीं पर जब केस हुआ तो गोलकनाथ केस में फिर मामला यही था कि फंडामेंटल राइट्स ज्यादा बड़े हैं या आप इसको अमेंड कर सकते हैं। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी कि फंडामेंटल राइट्स ट्रांसेंडेंटल हैं, उनको नहीं हटाया जा सकता, वो इम्यूटेबल है, उनको नहीं बदला जा सकता। और इसका मतलब था कि अगर सरकार कोई भी नियम ऐसा बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है तो वो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। और कुछ समय बाद ही 5वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ, सरकार जीत के आई और आया 24वां संशोधन, जिसके अंदर बोला गया कि पार्लियामेंट क्लियरली लिख दिया कि पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन अमेंड कर सकती है और प्रेसिडेंट को भी उसमें सहमति देनी पड़ेगी। और ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट था। उसके बाद क्या हुआ, फिर कोर्ट पहुंचे, एक केस केशवानंद भारती केस आता है जो भारत के इतिहास का सबसे लैंडमार्क केस है, केबीसी 1973। यहां पर फिर चेक होता है कि भाई आपने पिछली बार एक अमेंडमेंट लाया, ये जो 24th अमेंडमेंट है इसने बोल दिया कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी हाल करे, कुछ भी अमेंड करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस में एक जजमेंट आती है कि कितनी आप प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो। पहले केशवानंद साहब पहुंचे थे कोर्ट में, ये लगे कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है और केरला की सरकार ने एक नियम बना दिया कि आप इतनी ही प्रॉपर्टी रख सकते हैं जो मेरे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। तो केशवानंद भारती केस में एक जजमेंट दी गई थी कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड किए जा सकते हैं या नहीं। तो केशवानंद भारती केस में बोला गया कि अगर सरकार चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, लेकिन नियम यह है कि वो किसी भी तरीके से जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का कोर आत्मा है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बिना बदले होना चाहिए। आप सरकार कितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे, इवन फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है बिना बेसिक स्ट्रक्चर को इंपैक्ट किए हुए। यानी कि ये अभी तक की जो सबसे बड़ी बेंच थी वो आई, इसने कहा कि यू कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स विदाउट अमेंडिंग विदाउट अमेंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली जजमेंट जो गोलकनाथ केस की थी उसको भी कैंसिल कर दिया और एक नई जजमेंट लाए। ये एक डेमोक्रेटिक सेकुलर फेडरल रिपब्लिक की बात करता है कि जहां पर पावर में सेपरेशन होगा, यानी पार्लियामेंट के पास इतनी भी पावर नहीं कि बाकी सबको खत्म कर दे, फंडामेंटल राइट्स हटा दे। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात यहां पर फिर से स्थापित होती है और एक नया डॉक्ट्रिन आता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये नहीं बताया गया। बेसिक स्ट्रक्चर बार बार जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी डिसीजंस के थ्रू दिखाती है कि भाई ये भी चीज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, चाहे वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हो, ठीक है, चाहे वो सेकुलरिज्म हो, ये सब भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नहीं बदल सकते आप। तो ये जो जजमेंट थी इसने बहुत कुछ बदला, लेकिन कुछ समय बाद जुडिशरी के पास एक और समय आया जहां चीजें बदली। गोलकनाथ केस था, गोलकनाथ के पेश आपका केशवानंद भारती केस आया, लेकिन कोर्ट ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी, चीजें बदली। उसके बाद फिर एक केस आया जिसका नाम था मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स में पहली बार ऐसा हुआ था जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे बोला कि आपका जो नियम है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का उल्लंघन करता है, इसलिए ये जो आपका जो लॉ है वो अल्ट्रा वायर्स है। तो लगभग 50 साल हो गए उस दिन के जब से भारत में इमरजेंसी लागू हुई, जिस इमरजेंसी में लोगों के राइट्स को कर्टेल किया गया था। लेकिन हमारी फंडामेंटल राइट्स आज भी वैसी हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्टैब्लिश हुआ था केशवानंद भारती केस में, वो हमारा पहला और आखिरी डिफेंस है। केवल लीगल डॉक्ट्रिन नहीं है, वो हमारा पहला और आखिरी लीगल डिफेंस है कि भाई कितना भी कुछ कर लो, जो हमारे पास राइट्स हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, वो आपसे इस प्रकार से नहीं छीने जा सकते कि आप संविधान ही बदल दो, ठीक है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक सेफ गार्ड है। और इसीलिए जब इमरजेंसी खत्म हुई, हमारे लॉज, हमारे राइट्स फिर प्रोटेक्शन में आए। वो दिखाता है क्लियरली कि चेक्स, बैलेंसेस, फ्रीडम और लिबर्टी टू स्पीक कितना आवश्यक है किसी भी देश के लिए। अब जरा इसको ना एक बार में समराइज कर लेते जो अभी तक हमने समझा। देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस era क्या हुआ, डेवलपमेंट में फोकस, रिफॉर्म चाहिए थे। रिफॉर्म के लिए हमारे में दिक्कत क्या आई, आपको लैंड डिस्ट्रीब्यूट भी करना है और लोगों की प्रॉपर्टी को लेकर एक फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19। पार्लियामेंट ने बोला कि भाई खत्म करो कहानी, हम जमींदारी सिस्टम को खत्म करेंगे। और रिफॉर्म्स को लेकर लोग पहुंचे कोर्ट में, जिन कई सारे रिफॉर्म्स को जो कोर्ट ने कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो उसके बाद सरकार ने क्या किया, अच्छा ऐसे कैसे, हम पहला अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, हम पहला अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं, उसमें हम आर्टिकल 31A प्लस आर्टिकल 31B लेके आते हैं, 9 शेड्यूल जोड़ते हैं। 9 शेड्यूल में जो भी लॉ हम डालेंगे उसको आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर ही नहीं सकते। ये पहला अमेंडमेंट था। उसके बाद आता है शंकरी प्रसाद का केस।
शंकरी प्रसाद केस में फंडामेंटल राइट्स जो था उसको लेकर वो गए और बोला कि भाई ये पहला अमेंडमेंट जो आया है उससे हमारे फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने कहा सरकार की मर्जी, जितने पार्ट्स चाहें कॉन्स्टिट्यूशन के उसको बदले, जैसा करना है वैसा करें, फंडामेंटल राइट्स को भी बदल लें, कोई दिक्कत नहीं। फिर मामला और बढ़ा। उसके बाद गोलकनाथ केस आता है 1967 में, जब सरकार कमजोर हो चुकी है। यहां पर बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट सर्वोपरि हैं, उसको आप टच नहीं कर सकते। भाई सरकारों को फिर लगा ये क्या बात हो गई, तो पार्लियामेंट ने दोबारा हमला किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलने वाला। हमने 24th अमेंडमेंट एक्ट आते देखा गोलकनाथ केस के बाद, जहां पर बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी अमेंड करे कहीं से भी, और प्रेसिडेंट को भी एग्री करना पड़ेगा, वो भी इधर उधर नहीं घूम सकते। फिर पार्लियामेंट का काउंटर रिस्पॉन्स आता है, ये वाला जो हमने देखा। उसके बाद केशवानंद भारती का केस आता है जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पहली बार आता है, और उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस में पहली बार उसका हम उपयोग होते देखते हैं। तो जो केस था केशवानंद भारती केस, यहां पर केरला लैंड रिफॉर्म्स के खिलाफ ये केस हुआ था। यहां पर इन्होंने गोलकनाथ को ओवरटर्न किया, कहा कि बिल्कुल जो गवर्नमेंट है उसके पास अधिकार है कि वो किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं विदाउट टचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। तो याद रखिए गोलकनाथ की में जो जजमेंट थी उसको बिल्कुल निरस्त करने के लिए ये लाए थे 24th अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन फिर मामला पहुंचा, इस बार इन्होंने कहा नहीं आप कर सकते हो, पर एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, इसको आप नहीं टच कर सकते। ये इंडिया का डीएनए है, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, रिपब्लिकनिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये आपको रिस्पेक्ट करना ही होगा। और इसी का नतीजा था कि जब आगे मिनर्वा मिल्स केस आता है तो वहां पर पहली बार भारत में इस नियम को लागू किया जाता है। तो इसको इमरजेंसी में टेस्ट किया गया, जहां पर पॉलिटिकल अनरेस्ट था, इकोनॉमिक क्राइसिस थी, सिविल लिबर्टी सस्पेंड कर दिया गया, डिसेंट को क्रश कर दिया गया। लेकिन जैसे ही ये खत्म हुआ फिर दोबारा हमारा संविधान बहाल हुआ जिस तरह से था वो। तो इन सभी चीजों में हमें एक सीख मिलती है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है हमारा पहला और आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, डिसेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, वरना डेमोक्रेसी केवल नाम की रह जाएगी। तो ये था इस आर्टिकल का एक समराइजेशन, जहां से आप इंपॉर्टेंट केसेस को शुरू कर सकते हो। इसमें एक और केस है, उसका नाम है चंपकम दुरायराजन, वहीं से चीजें स्टार्ट हुई थी। तो ये याद रखिएगा, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स, 4 केस तो याद रहनी चाहिए। कौन कौन सा अमेंडमेंट आया, क्या चीजें हुई, आई होप समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। गिग वर्कर्स के बारे में बात हो रही है। गिग वर्कर्स जो फ्लेक्सिबिलिटी और इनसिक्योरिटी के बीच में फंसे हुए हैं। जीएस पेपर 3 के लिहाज से इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन एक्सप्रेस में इसके बारे में एक लेख आया था हाल में ही। तो क्या कहानी है पहले वो समझते हैं। पहली बार यूएन गवर्नमेंट ने कहा है कि बाइक टैक्सी वाले जो एग्रीगेटर्स हैं, जैसे रैपिडो हो गया, इवन आपका उबर, ओला, सब आप मोटरसाइकिल्स भी वहां पे ऐड हो गई हैं। तो वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अगर अप्रूवल दे दे तो जो एग्रीगेटर्स हैं वो बाइक टैक्सी को चला सकते हैं। अभी तक कर्नाटका में बाइक टैक्सी बैन लग गया, महाराष्ट्र में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो बड़े गिग वर्कर्स को बड़ी परेशानी थी, कहीं बाइक ना बैन हो जाए, बाइक टैक्सी ऑपरेटर्स ना बंद हो जाए। अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं वो कर सकते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट की परमिट होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि बाइक टैक्सी राइडर्स इतने सारे आ क्यों गए। अब देखिए भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और लोगों के पास मोटरसाइकिल्स होती है, तो उसके माध्यम से वो कमाना स्टार्ट करते हैं और एक लगभग उनकी जीवन शैली में एक प्रभाव डालने लायक कमाई वो इससे कर सकते हैं थोड़ी बहुत। जो डेली वेज वर्कर्स हैं या कोई स्टूडेंट है या महिलाएं हैं जो काम करके वापस जा रही हैं, तो वो बाइक टैक्सी में अपने आप को एनरोल करके वो ये सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो इससे होता है उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि नहीं भाई हमें 5-7 घंटे काम करना, ऐसा नहीं है। एक्सिबिलिटी रहती है, आप जहां पर नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कम है वहां भी कुछ काम रोजगार मिल जाता है। इस बारे में एक बात कही गई, पहली बात कि भारत में गिग वर्कर्स है कितने, गिग वर्कर्स होते क्या है। तो गिग वर्कर्स को असल में डिफाइन किया जाता है, ये टेम्पररी जो एक वर्क बेस्ड काम लोग करते हैं, जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जहां आप एक एग्रीगेटर के थ्रू, चाहे वो डिजिटल एग्रीगेटर हो चाहे रियल टाइम एग्रीगेटर हो, यानी हो सकता है कि आप डिजिटली कोई फ्रीलांसर हो, राइटर हो, तो आप एक वेबसाइट पे आप जाकर जो क्लाइंट है वो रिक्वायरमेंट डालेंगे, आप वहां जाकर उनको सुविधाएं देंगे। तो जो वेबसाइट है वो एग्रीगेटर हो गई, वो सभी डिमांड जो जिसको काम करना है वहां के बोलेंगे मुझे काम चाहिए, मुझे एक काम चाहिए। जिनको काम करवाना है वो लिखेंगे मुझे एक काम करवाना है, मुझे एक काम करवाना है। एग्रीगेटर दोनों को मिलाता है। आप वो काम खत्म करते हो, आपकी जिम्मेदारी समाप्त होती है, तो उसे कहते हैं गिग वर्कर। तो उसमें एक होता है ऑनलाइन डिजिटल और एक होता है लोकेशन बेस्ड, जैसे उबर ओला हो गया, जहां पर आपको उतर के जमीन पे काम करना होता है। ठीक है, भारत में अभी गिग वर्कर्स जो है लगभग 3 मिलियन है 2020 की बात हम करें तो, और ये 2030 तक 23 मिलियन गिग वर्कर्स पहुंच जाएंगे। और ये भारत के लगभग जो नॉन एग्रीकल्चर वर्कर है उसका 7% हो जाएगा। यानी भारत के नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स के 7% लोग एक समय में 2030 तक गिग वर्कर्स होंगे।
तो इसका मतलब कि आपके पास एक बड़ा सेगमेंट है जो गिग वर्कर है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या नियम है आपके पास? क्या भारतीय संविधान में उसके लिए, भारतीय इकोनॉमी में उसके लिए प्रोटेक्शन का कोई प्रावधान है? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलता है कि भाई लेबर के बदले में पैसा लेकर दो लोगों के बीच में काम होता है वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पर आप शॉर्ट टर्म सर्विस प्रोवाइड करते हो एक टास्क के लिए। ये काम है ए टू बी लोकेशन पे जाना, आप लेके गए, उसके बाद ना आपको उस आदमी से काम, ना आपको उससे काम, ना उसको आपसे काम, ना उस कंपनी को आपसे काम। अगर आपको दूसरा काम करना है तो आप बोलो हाँ मुझे काम चाहिए, उसके पास काम होगा तो आपको काम दिलवा देगा, जो आपसे काम करवाएगा उसको आप पैसे दोगे। दैट इज गिग वर्क। जो आपने उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो ये सब देखा ही होगा, इसे कहते हैं गिग वर्क। भारत में गिग वर्कर्स को कहते हैं कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, यानी वो कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, वो केवल एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, वो एक तरह के उनके कंसल्टेंट टाइप से हैं। तो इसको दो तरह से डिसाइड कर सकते हैं, एक वेब बेस्ड गिग वर्क जो वर्चुअल होता है यानी डिजिटली होता है, और एक लोकेशन बेस्ड जहां पर आप लोकली जगह पे जाकर सुविधा प्रोवाइड करते हो, चाहे ओला हो, उबर हो या फिर अर्बन कंपनी हो। तो गिग वर्कर्स कई तरह की सुविधाएं देते हैं, चाहे ड्राइविंग की बात हो, प्लम्बिंग की बात हो, ब्यूटी सर्विसेज की बात हो, फूड डिलीवरी हो। ये हर काम पे हर जितना काम आप करोगे उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। ऐसे कि मंथली हिसाब नहीं है, जितना काम किया, जितनी देर की आपकी इच्छा उतनी देर के आपको पैसे मिलेंगे। तो आपको 9 to 5 काम नहीं करना, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और जो कार्य है वो प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। और कहा जाता है कि जब ऐसा कुछ होता है कि इकोनॉमी कहीं बनती है तो ये वर्क का प्लेटफॉर्माइजेशन होता है, हर वर्कर अब फॉर्मलाइज हो गया, सब एकदम एक ऑनलाइन आ गए, आपके पास डेटा है, कौन लोग काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोई कहीं 10 रुपए में ही काम कर रहा है, आपको एक बेसिक स्तर तो मिल जाता है। डिजिटल पेमेंट भी इसमें जुड़ जाती है, तो जो पूरी पेमेंट है, जिसने सुविधा ली, जिसको दी, जिसने काम किया, वो सब अब फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बन जाते हैं। और इसके अलावा इसके तहत आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। आप स्टूडेंट है तो कुछ टाइम काम किया, फिर अपनी पढ़ाई करी। तो गिग इकोनॉमी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है इस मायने में, यानी आपके कई सेगमेंट के लिए। एक, आपकी इकोनॉमी को फॉर्मल बनाने के लिए। दूसरा, आपकी इकोनॉमी में लोगों के पास फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वो चाहे तो 3 जगह एक साथ काम कर सकते हैं, जब पसंद आया तब काम करें, जब मन नहीं किया काम नहीं करें। और खास तौर पे ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ाता है। कैसे? अब आप देखेंगे भारत में गिग वर्क में वुमेन का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कोई महिला ब्यूटी सर्विस प्रोवाइड करती थी पहले, तो वो अपना ब्यूटी पार्लर खोलेंगी या कुछ ऐसा करेंगे। अब ये सुविधाएं ऐसी हो गई कि अब अर्बन कंपनी जैसे वेबसाइट के थ्रू वो सुविधाएं अपने क्लाइंट को घर जाके भी दे सकती हैं। वुमेन अब आपको दिख रही है, उबर, ओला में भी ड्राइवर्स आने लग गई, कई चीज़ों में आगे बढ़ रही हैं, तो उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बन रही है। और वुमेन ज़्यादा कमाती है गिग वर्क में कंपेयर टू अदर दूसरे काम जो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो भेदभाव पेमेंट का नहीं रहता। और ये नेचर भी, काम का टाइम भी फ्लेक्सिबल है, तो महिलाओं के लिए बेहतर रहता है, अपना डोमेस्टिक काम इसके साथ एडजस्ट कर सकती हैं। लेकिन गिग वर्क में सिर्फ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि गिग वर्कर्स के लिए कोई भी रेगुलेशन नहीं है। क्योंकि एक तो पहले उनको कहा जाता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोगों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो उनके पास नहीं है, और वो लेबर में गिने नहीं जाते, तो उनके पास कोई लेबर राइट्स नहीं है, कोई मिनिमम घंटे नहीं है, कोई मैक्सिमम घंटे नहीं है कि कितने दिन को काम कराया जाए, कोई मिनिमम वेज नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, बीमार पड़े तो काम खत्म, कोई कमाई नहीं होगी उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उनको कम, और जो कंपनियां उनको हायर करती हैं उनको ज़्यादा होता है। क्योंकि कोई वर्कर वो अगर परमानेंटली अपने पास रखेंगी तो उसको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, उसको बेसिक सुविधाएं देनी पड़ेंगी। यहाँ पर क्या है ना, आपको TADA कुछ नहीं देना, आप मुक्त हो। कोविड के टाइम में और कोविड के बाद ये गिग इकोनॉमी में एक विस्फोट आया है। और पिछले साल भी हमने देखा, जब हीट वेव चालू हुई थी तो कई सारे जो गिग वर्कर्स थे वो हीट वेव्स का सामना कर रहे थे, उनकी हालत खराब हो रही थी बढ़ते टेम्परेचर में, और कोई उनके लिए सुविधा नहीं थी। यहाँ तक कि जहाँ वो काम करने जाते हैं वहाँ भी कास्ट और क्लास का डिवाइड देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में उन्हें लिफ्ट में एंट्री नहीं मिलती, कई जगह कहते हैं ये लिफ्ट में आप नहीं आ सकते, आप सीढ़ियों से जाओ। कई जगह सर्विस लिफ्ट होती है, तो पर ये दिखाते हैं कि भाई एक आदमी जो आपका ही काम करने आ रहा है उसको ही आप लिफ्ट का यूज नहीं करने देते, जो पूरे दिन कितनी बिल्डिंगों में जाते हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसी कारणवश हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह की चीजें हो रही हैं जहाँ गिग वर्कर्स को कोई राइट्स नहीं मिल रहे, गिग वर्कर्स के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, गिग वर्कर्स के साथ भेदभाव हो रहा है, और उनका भविष्य अधर में लटका हुआ, उनको नहीं पता आगे क्या है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसलिए इनको सेल्फ एम्प्लॉयड बोल के आप एक तरह से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इनको इंडिपेंडेंट, फ्लेक्सिबल, सेल्फ एम्प्लॉयड बोला जाता है, लेकिन इससे होता ये कि इनको कोई बेनिफिट्स नहीं दिए जाते। और एक स्कॉलर है जैन ब्रेमन, इन्होंने कहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडिया में एक डिस्गाइज्ड है, ताकि आप वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब दिहाड़ी मजदूरी जो होती है लगभग आप वही दे रहे हो, लेकिन उससे भी कम पैसा
उससे भी ज्यादा इनसिक्योरिटी और उससे भी पुअर वर्किंग कंडीशंस। एक मजदूर एक पूरे दिन के पैसा तो लेता है, यहाँ आप 1 घंटे का काम कराओगे और एक कप चाय तक नहीं पूछने वाले आप। तो गिग वर्कर्स को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए इस चीज का निवारण करना बहुत आवश्यक है। भारत में जो लेबर लॉज हैं उनमें इनको इंक्लूड करना जरूरी है। वर्तमान में भारत में 3 तरह के जो इंडियन लेबर होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, एक है पब्लिक सेक्टर पीएसयू वाले, एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज। अब गिग वर्कर्स किसी में नहीं आते, तो ये मिनिमम वेज एक्ट के बाहर है, इनको मिनिमम वेज नहीं मिलती, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, ऐसी कोई सुविधा नहीं, क्रैच की सुविधा कुछ नहीं। तो 2020 में गवर्नमेंट 4 लॉ लेके आई। वेज कोड बिल, जिसके अंदर आपका एक कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी भी था, जहां बोला गया कि गिग वर्कर्स को या गिग वर्कर्स जैसे लोगों को, जो कि आपके ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है कि भाई आप किसी को एम्प्लॉय वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ये नॉर्मल वैसा तो नहीं है, वो किसी एक कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, वो हो सकता है 4 कंपनीज के लिए काम कर रहे हो, आप रैपिडो के लिए भी, ओला के लिए भी, उबर के लिए भी। तो ऐसी जो इस तरह के काम होते हैं इनको गिग वर्कर्स कहा है। इनको भी अब सोशल सिक्योरिटी में ऐड किया गया है। इसमें बात की गई गिग वर्कर्स के लिए कई सारे आपको बेनिफिट्स की बात की गई, जैसे लाइफ और डिसेबिलिटी कवर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, क्रैच की फैसिलिटी और बाकी फैसिलिटीज की बात की गई है। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाने की बात की गई है, जिसमें कि गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कई स्कीमें भी अनाउंस की जाएंगी। ये प्रोविजन दिए गए, अच्छी बात है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कुछ राज्यों ने कुछ नियम ऐड किए हैं, जैसे कि राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना ने गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कई नियम लागू किए हैं। जैसे राजस्थान में एक बड़ा अच्छा प्रावधान है कि जो वहां पर गिग वर्कर्स एक्ट आया है उसमें जो एम्प्लॉयर्स हैं और जो एग्रीगेटर्स हैं, मतलब जो कंपनियां जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये गिग वर्कर्स काम करते हैं, उनको काम मिलता है, उनको कम से कम एक आपको मंथली वेलफेयर सेस देना पड़ेगा कि इतना सेस वो कंपनियां पे करेंगी, जिस सेस का इस्तेमाल किया जाएगा गिग वर्कर्स के बेनिफिट के लिए। हो सकता है उनके लिए ठहरने के कहीं इंतजाम किया जाए गर्मी में, या फिर आप उनके लिए बेसिक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की व्यवस्था कर दो। तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी एक ड्राफ्ट बिल फॉरवर्ड किया है, तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जहां पर एग्रीगेटर एम्प्लॉयर्स को बोला गया है कि आप अपने वर्कर्स का सारा डेटा जमा करोगे, कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या चीजें हैं, जिससे उसको बेहतर मैनेज किया जा सके। लेकिन अभी भी देश भर में ऐसी कोई गिग वर्कर्स के लिए रेगुलेशन नहीं है, इसलिए उनका एक्सप्लॉयटेशन भर के हो रहा है। कहा जाता है कि भारत में जो इकोनॉमी है वो बहुत आगे बढ़ रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने बहुत कुछ किया है, लेकिन असल में वो इसलिए हो पा रहा है कि वो जो वर्कर है ना बेचारा, वो 50-30 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए 10 मिनट में अपनी मोटरसाइकिल पर सामान भर के आप तक पहुंचा रहा है। अगर उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं है तो क्या है ये? क्योंकि उस व्यक्ति को एक्सीडेंट हो सकता है, उसका कोई कवरेज नहीं है, उसकी जान जा सकती है। अगर उसको कहीं और सेफ जगह में वैसा पैसा मिलता, अगर एक्सीडेंट में मर जाए, कोई कवरेज नहीं है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो इसको रोकने के लिए आवश्यक है कि नेशनल पॉलिसी तो हो जहां उनको कुछ तो सहायता प्रोवाइड की जाए। तो इसलिए हमें गिग इकोनॉमी को बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि भविष्य में हमारा 7% जो वर्कफोर्स है वो इन्हीं कामों में इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? एक नेशन वाइड कलेक्शन ऑफ डेटा गिग वर्कर्स का, ताकि आप उससे देख सको वर्किंग कंडीशंस क्या है, क्या सोशो इकोनॉमिक पैटर्न है, किस इलाके में कैसे लोग हैं। और जो गिग वर्कर्स का अभी जो क्लासिफिकेशन है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, असल में सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है। कंपनीज कई तरह की डेटा के थ्रू, कई तरह के अपने स्क्रीनिंग के थ्रू उनको काम देती है। इसकी रेटिंग कम है या उसकी रेटिंग हाई है, किसने इतना काम किया उसको ज़्यादा काम दे दो, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड असल में है नहीं। प्लस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, डिजिटल एम्पावरमेंट के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स की बात लोग करते हैं, लेकिन क्या गिग वर्कर्स और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला है? क्या उनको मिनिमम वेजेस मिल रही है? क्या सोशल सिक्योरिटी मिल रहा है? क्या उनको अगर पता लगे कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो क्या उसी हिसाब से उनकी इनकम बढ़ती है? क्या जो टिप ऑनलाइन कोई देता है ये उनको मिलती है? कंपनी वाले भी उसमें कमीशन खा जाते हैं। जो एल्गोरिथम का बायस है उसका क्या सिस्टम है? जो अचानक से उनको डीएक्टिवेट कर दी जाती है, अचानक से ऊबर से आपकी प्रोफाइल उड़ गई, फिर आप बाहर, आप सारा पैसा और सारी आपकी मेहनत बेकार। तो इन तरह की चीज़ों का प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। गिग वर्कर्स को आपको ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट से अलग तरीके से देखना पड़ेगा, और जो वल्नरेबिलिटी है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इसको भी हम एक बेसिक शॉर्ट तरीके से रिवाइज करते हैं। पहली बात, व्हाट इज गिग इकोनॉमी? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या डिफाइन किया था? शॉर्ट टर्म पेमेंट, टास्क टू टास्क बेसिस पे जहाँ पेमेंट मिलती है वाया प्लेटफॉर्म, उसे गिग वर्क कहते हैं, उसे गिग इकोनॉमी कहते हैं। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू शॉर्ट टर्म काम वाला एस्पेक्ट हो गया, टास्क टू टास्क। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? भारत में क्या माना गया उनको? सेल्फ एम्प्लॉयड।
किसी लेबर कोड के अंतर्गत वो नहीं आते। वो डाइवर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ड्राइविंग, डिलीवरी, कंटेंट राइटिंग। अभी 3 मिलियन थे 2020 तक, 23 मिलियन तक पहुंच जाएंगे 2030 तक, जो भारत के नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स का 7% होगा। तो टाइप, ये पहली बात, लोग करते क्यों हैं और किस किस तरह के हैं। एक तो वेब बेस्ड है, जो मान लो कंटेंट राइटर हो गए, डिजिटल क्रिएटर्स हो गए, या आप डिज़ाइनर हो गए। एक लोकेशन बेस्ड है, जहाँ डिलीवरी, फूड डिलीवरी हो गई, या सर्विसेज वाले हो गए जैसे प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन। इसके फ़ायदे क्या? एक, फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, 9 to 5 का कोई झमेला नहीं, कई जगह आप काम कर सकते हो। एक इनकम का सोर्स मिलता है वीकर सेक्शन को, वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, वर्क लाइफ बैलेंस, हायर अर्निंग, और आप फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बन जाते हो। तो ट्रैक करना और सुविधाएं प्रदान करना भी आसान हो जाता है, लेकिन समस्याएं भी उतनी सारी हैं। एक्सप्लॉयटेशन है, कोई गारंटीड बेनिफिट्स नहीं है, कोई सिक लीव नहीं, कोई मिनिमम वेज नहीं, डिसगाइज्ड इनसिक्योरिटी है। उनकी रेट्स, उनको क्या काम मिलेगा वो डिसाइड नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेशन होता है सोशली भी और आप वर्क प्लेस पे भी। वल्नरेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, बारिश हो रही है, कभी भी उनको डीएक्टिवेट कर दी जा सकती है प्रोफाइल। गर्मी है तो हीट वेव में वो मर रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, उतनी स्पीड में आना जाना, ये एक अलग परेशानी का सबब है। और लीगल गैप है, कोई उनके लिए सुविधाएं नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को बदलाव की ज़रूरत थी। गवर्नमेंट कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लाई, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं किया गया है। जो बेनिफिट्स की बात की गई है कि भाई आप उसके अंदर लाइफ कवर दोगे, डिसेबिलिटी कवर दोगे, एक्सीडेंट इंश्योरेंस दोगे, लेकिन अभी तक उतना हुआ नहीं। 3 राज्यों ने, राजस्थान ने, तेलंगाना ने और कर्नाटका ने भी लेजिस्लेशन लाने की बात करी है, जहां उन्होंने इनके लिए एक वेलफेयर सेस, राजस्थान में, तेलंगाना में उनका डेटा रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर बात की है। तो भविष्य की बात यह है कि हमें पहले इसका एक प्रॉपर नेशन वाइड डेटा लेना चाहिए। उनकी जो डेफिनेशन है सेल्फ एम्प्लॉयड की, उसको री एसेस करना चाहिए, और उनके लिए मैंडेटरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि भाई कलेक्टिव बार्गेनिंग वो करना चाहें, यूनियन बना सकें, या उनके अगर अचानक से रेट कट कर दिए गए, एल्गोरिथम के हिसाब से उनको काम नहीं मिल रहा, तो वो अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सके, कहीं तो कंप्लेन कर सकें। अभी तो कोई सुनवाई नहीं। उनकी एक बेसिक सोशल सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, और उनकी सेहत की, उनकी एनवायरनमेंट की एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, राज्य की भी और जिस प्लेटफॉर्म पर वो काम कर रहे हैं उसकी भी। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था इस आर्टिकल का। आई होप आपको अच्छा लगा हो, इसको भी आप देख लीजिएगा। अगला आर्टिकल बात कर रहा है इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कि कैसे भारत में यूनिवर्सिटीज़ का आइडिया खत्म होता जा रहा है। अब यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं? वो जगह नहीं जहाँ सिर्फ आप पढ़ने जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ असल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आइडियाज़ डेवलप होते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ बिना भय, बिना किसी डर, बिना किसी टेंशन के जो मन आए वो बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको आए हो इसलिए है कि आप सच की तलाश कर सको। लेकिन आज यूनिवर्सिटीज़ की हालत वैसी रही नहीं। इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबली की बात हो रही है। जब एक यूनिवर्सिटी लोग जाते हैं तो उसकी एग्जिस्टेंस क्या है? तो 19वीं सेंचुरी के एक ब्रिटिश एकेडमिशियन है जॉन हेनरी न्यूमैन, इनका कहना था कि जहाँ पर एक वैल्यूएबल एक्टिविटी हो उसको यूनिवर्सिटी कहते हैं। जहाँ पर मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव आइडियाज़ का एक्सप्लोरेशन हो, जहाँ पर आप क्रिटिकली चीज़ों को एंगेज कर पाएँ, आप क्रिटिकल इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर पाएँ, आप सच को ढूंढ पाएँ। ठीक है, केवल आपको पढ़ना इसका उद्देश्य नहीं है। ये आप केवल एक जो देश में नियम चल रहा है कि भाई अगर आप ये विचारधारा है, उसी विचारधारा को आपको फॉलो करना है, या ये सरकार की पॉलिसी है, उसी पॉलिसी को फॉलो करना है, ये यूनिवर्सिटीज़ का लक्ष्य नहीं होता है। यूनिवर्सिटीज़ का लक्ष्य ये भी होता है कि आप सच की तलाश करें, जो अलग अलग नैरेटिव्स हैं उसको डिस्कस करें, चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करें, ताकि आप एक नई नैरेटिव के ऊपर पहुंच सकें। देखिए, कहा ही जाता है पॉलिटिकल साइंस में खासतौर पर कि एक थीसिस होती है और एक उसकी एंटीथेसिस होती है। जब थीसिस और एंटीथेसिस मिलती है तब जाकर आप असल सिंथेसिस करते हो चीज़ों का, यानी आप सही मायनों में चीज़ों को तब एवेलुएट कर पाओगे। केवल आप एक ही साइड देखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यूनिवर्सिटीज़ वो जगह रही हैं जहाँ पर इस तरह के आइडियाज़ का एक युद्ध होता है, वैचारिक युद्ध, सही का युद्ध नहीं, तो उससे जो निकलता है आउटकम वो बेस्ट आउटकम होता है। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ क्रिटिकल इमेजिनेशन को प्रमोट करती हैं, इसी कारण में कि आप एक आइडिया को लेकर इतना सोचते हो तो क्रिटिकल इमेजिनेशन बेहतर होती हैं, आप सवाल करना सीखते हो, चाहे वो पावरफुल लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। आप इस प्रकार से अपनी पूरी पर्सनैलिटी को इवॉल्व करते हो। अब इसको लेकर ना एक बात कही है बड़ी अच्छी, ब्राजीलियन एजुकेटर है पॉलो फ्रेire, इन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी इज नॉट अ बैंकिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि आप पैसा लेके जाओ, पैसा दो और काम हुआ, यानी फीस भरो और वहाँ पढ़ो। इनका कहना था ऐसा नहीं है कि भाई आप जैसे बैंक जाते हो, पैसा जमा करते हो, पैसा रख लेते हैं, बस ये वो नहीं है। यहाँ आपको उसको बदलना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आपके विचारों की बात करें, जहाँ पर आप
माइंड को जगाएं, ना कि केवल आप इसको बैंक की तरह हैंडल करें, पैसे का लेन देन। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को लेकर अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है कि वो जगह जहाँ पर क्रिटिकल एंगेजमेंट होना चाहिए आइडियाज़ के साथ हेल्दी एजुकेशन के लिए, अब वैसा नहीं हो रहा है। अब लोग खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, जो इन्वायरमेंट है वो इनेबलिंग नहीं रहा है। चाहे हम हार्वर्ड की बात करें, चाहे स्टैनफोर्ड की बात करें, कई जगह हमने देखा है कि इन सब शॉर्टफॉल्स को हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब शिक्षा का हम कहते हैं ना कि औद्योगिकरण हो गया या फिर शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। यही अब चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि अब फंड की कमी रह गई है, तो लोग निर्भर हो गए हैं सरकार के ऊपर या फिर प्राइवेट फंडर्स के ऊपर। इन दोनों केसेस में अगर गवर्नमेंट पे आप निर्भर हैं तो गवर्नमेंट अपनी बात आपसे करवाएगी, अगर आप फंडर्स के ऊपर निर्भर हैं तो वो अपने आइडियाज़ को पुश कराने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग समस्या है। लेकिन जो एक प्रमुख मुद्दा और है वो है कैंपसेस के अंदर बढ़ता इनटॉलरेंस, असहिष्णुता। यानी पहला एक प्रकार की आइडियाज़ को सेट कर दिया गया, ये आइडियाज़ ही सही हैं, आप इन्हीं के बारे में बोले। अपोजिशन आइडिया अगर आप लेके आएंगे या उन विचारधारा पे बात करेंगे तो उसके खिलाफ इंटॉलरेंस बढ़ गया है। जैसे यूनिवर्सिटी टीचर को अरेस्ट किया जा रहा है केवल इसलिए जो वो कह रहे हैं उसके लिए। से हार्वर्ड में एक प्रोफेसर को अरेस्ट कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने पैलेस्टाइन के फेवर में बोला था। तो क्या ये सही चीज़ है? क्या वो नहीं बोल सकते? बोलना चाहिए, क्योंकि आइडियाज़ जब तक सामने नहीं आएंगे तो कैसे नई चीज़ें विकसित होंगी। इससे होता ये है कि सोसाइटीज़ की हेल्थ पर ही लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ता है, केवल यूनिवर्सिटीज़ की नहीं, क्योंकि वहाँ पर नए आइडियाज़ पनपते ही नहीं हैं। और होता ये डिसेंट, विरोध करना सबसे पहले, या क्या एक क्रिटिकल व्यू रखना यूनिवर्सिटीज से, स्कूलों से, स्टूडेंट से ही स्टार्ट होता है। हर मूवमेंट स्टूडेंट ही शुरू करते हैं, या हर बदलाव की शुरुआत यूनिवर्सिटी कैंपसेस से ही होती है। तो अगर आप इस तरह डिसेंट को ही बंद कर देंगे तो पूरी दुनिया जो है, आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कन्फर्मिस्ट हो जाएगा कि जो सिस्टम चल रहा है हाँ हाँ उसी को मान गए, सब कुछ में कन्फर्म कर दोगे हाँ ठीक है। तो जो बदलाव की ज़रूरत है वो कभी हो ही नहीं पाएगी। लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी सोसाइटी की। यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग व्यू पॉइंट आते हैं, कंटेस्ट होता है उनके बीच में, जो बेहतर आइडिया है वो जीतता है। यूनिवर्सिटी में वो स्पेसेस होते हैं जहाँ बिना किसी आप डर के, कि किसी आप वैचारिक दमन के डर के आप अपना काम कर सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्रिटिकल इंक्वायरी पूरी दुनिया में विलिफाई होने लग गई है, डर पैदा होने लग गया, जहाँ पर अपोजिशन के आइडियाज़, यानी जो एक कैंपस में एक जो मेजॉरिटी है, देश में जो मेजॉरिटी है, जो भी आइडिया वो पुश कर रहे हैं उसके खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको दबाने की कोशिश की जाएगी, भय का माहौल किया जाएगा कि आप उस तरह की बातें ना करिए, जो सब जिससे एग्री कर रहे हैं वही बोलिए। इसीलिए इसका डेमोक्रेसी का कभी कभी विरोध भी किया गया है जो स्कॉलर्स के द्वारा, कि जैसे एरिस्टोटल ने कहा था कि डेमोक्रेसी में कई जगह आप अगर 100 गधे हैं तो केवल उनकी बात मानी जाएगी, एक अकलमंद आदमी उसकी बात नहीं मानी जाएगी, बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी, ब्रूट मेजॉरिटी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ किया गया है कि यूनिवर्सिटी में आपके पास पब्लिक इंटेलेक्चुअल का घर होता है, जहाँ पर आप बोल सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट लिख सकते हैं इशूज़ के ऊपर, मार्जिनलाइज वीकर सेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ में डिसेंट अलाउड नहीं होगा, इंटॉलरेंस बढ़ता रहेगा, तो पब्लिक इंटेलेक्चुअल जो है वो अपनी बातें रख नहीं पाएंगे। फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बोलने वाला कोई रहेगा नहीं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यूनिवर्सिटीज़ को री इमेजिन करें, जहाँ पर आप खुल के अपनी बातों को रख सकें, क्रिटिकल एनालिसिस कर सकें, पब्लिक डिबेट कर सकें, और केवल एक डिसिप्लिन में अपने आप को सीमित ना करें। आप मल्टी डिसिप्लिनरी हो सकते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ को केवल कुछ लोगों का एक आइवरी टॉवर ना बनाए कि जहाँ सोसाइटी में इस तरह की बातें चल रही है तो उसका प्रोटेक्शन होगा, यही बातें होंगी। इसमें आपके पास फ्रीडम और स्वच्छंद माहौल होना चाहिए, तभी जाकर यूनिवर्सिटीज़ ढंग से काम कर पाएंगे। देखिए इसके लिए दिक्कत क्या है, क्यों अभी ये सब नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे देश में हो रखा है, दुनिया में हो रखा है अभी कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, यानी जो शिक्षा है वो व्यवसाय बन गई है, जहाँ पर ये कमोडिटी बन गई, इसको खरीदा और बेचा जा सकता है। पहले शिक्षा क्या थी? शिक्षा कमोडिटी नहीं थी। शिक्षा लोग इसलिए लेते थे क्योंकि शिक्षा लेके वो उस चीज़ को एंजॉय कर सके, वो अपने आप को उस ज्ञान से अवगत करा सके जो शिक्षा से मिलता है। लेकिन अब वो नहीं है। एजुकेशन इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ नॉट एजुकेशन बट फॉर द सेक ऑफ जॉब। आपको एजुकेशन लेना अब किसी एक चीज़ को पूरा करने का माध्यम बन गया है, ठीक है। अब इसकी एक यूज वैल्यू हो चुकी है कि आप अपने आसपास को जानने के लिए नहीं बल्कि इनकम जनरेट करने के लिए करना चाहते हो। तो जैसे ही इनकम जनरेशन का पॉइंट आएगा तो अब ये ध्यान दोगे किस चीज़ को पढ़ के मुझे बेहतर इनकम मिल सकती है। तो अब मार्केट डिसाइड करता है कि कौन सी डिग्री डिजायरेबल है, कौन सी नहीं है। तो जो वैचारकों की बात हुआ करती थी विचार के लिए या आप ज्ञान के लिए पढ़ते थे, वो सब खत्म हो गया। अब आप केवल शिक्षा के लिए पढ़ते हैं। शिक्षा भी नहीं, केवल आप शिक्षा ग्रहण इसलिए करते हैं कि भाई कहाँ से कमाई हो सके।
अब हालांकि ये थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल बात लग सकती है कुछ लोगों को, पर ये एक डायमेंशन वो जिस आर्टिकल में डिस्कस किया गया, वह राइटर बात करें कैसे क्रिटिकल एंगेजमेंट जरूरी है। कमोडिफिकेशन जो हो गया एजुकेशन का, इसकी वजह से क्या हो गया है कि अब एक होमोजेनाइजेशन होने लग गया है कि भाई सबको पता है कि इस यूनिवर्सिटी की मान लो NIRF में रैंक 2 नंबर है या 1 नंबर है, यहाँ पर पढ़ लेंगे तो हमारी जॉब लग जाएगी, तो हमें लाखों का पैकेज मिलेगा। तो अब ये नहीं सोचोगे कि भाई जो आप पढ़ने जा रहे हो आप पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो, क्या आपके विचार हैं, क्या आपका एम है। आपका एक ही एम है, पैसा किसमें बेटर बन रहा है, मैं वही उसी यूनिवर्सिटी में जाके वही कोर्स करूंगा। अब सबको पता है कि भाई इस यूनिवर्सिटी के कोर्स की बहुत डिमांड है, ठीक है। मान लो एक समय में आप MBA की बात कर लो या BTech की बात कर लो, इसकी पता है CS कंप्यूटर साइंस की बहुत डिमांड है। हर यूनिवर्सिटी BTech कंप्यूटर साइंस अब चिपका रही है, हर यूनिवर्सिटी, क्योंकि सबको पता है कि भाई इसमें बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड है। पर क्या उसके परे हटकर जो लोग BTech इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, क्या वो कोई अपने विचारों को या अपने लिए कुछ नहीं पढ़ना चाहते? सब कुछ जॉब मार्केट के लिए पढ़ना चाहते हैं। वो इसलिए है कि सब कुछ जॉब मार्केट के लिए, कि पढ़ाई अब कमोडिटी हो गई है, ये कमोडिटी खरीद के हमारा ये काम हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उससे बाहर निकलें। और वो भी जो स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि अगर आप BTech कर रहे हो तो आपको काम अमेरिका में करना है, तो अमेरिका के जर्नल बहुत इज्जतदार माने जाते हैं, वहाँ छपा लोगे ना आप जर्नल तो आपका रिसर्च अच्छा माना जाएगा। तो हर कोई इसी प्रयास में कि वेस्ट में मेरा पब्लिश हो जाए जर्नल, मेरी एजुकेशन बस इस यूनिवर्सिटी से हो जाए। तो कमोडिफिकेशन के अलावा आप उसका होमोजेनाइजेशन देख रहे हो। हर यूनिवर्सिटी एक ही पाठ्यक्रम, एक ही जर्नल के ऊपर पीछे पड़ी हुई है, एक ही एरिया में काम करना चाहती है ताकि और लोग वहाँ पर आके एडमिशन लें या और लोगों का हायर पैकेजेस मिल सके। क्या उससे सोसाइटी का भला हो रहा है? इस पर कोई डिस्कशन नहीं। क्या नए आइडियाज़, क्या नया रिसर्च, क्या नई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कुछ ऐसी हो रही है? इस पर कोई ध्यान नहीं। तो इसलिए ये जो कमोडिफिकेशन हुआ है, ये न्यू लिबरल रिफॉर्म्स के साथ भी आप जोड़ के देख सकते हो। एजुकेशन रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, लेकिन वो उसी हिसाब से होते हैं कि जैसा इकोनॉमिक सिस्टम आपका बदल रहा है, जो आपका रिजीम है उसके हिसाब से आप चेंज करते हो, ठीक है। कि जैसे एक फेमस फ्रेंच मार्क्सिस्ट थे लुइस अल्थुजर, इनके बारे में आप पढ़ेंगे बाद में कभी मौका मिले तो, बहुत अच्छी बातें उन्होंने करी। इन्होंने कहा है कि अभी जो एजुकेशन रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो केवल जो वर्तमान में जो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस है, जो स्टेट कंट्रोल कर रहा है, वो जिस प्रकार की बदलाव चाहता है, जिस प्रकार से वो अपने विचारों को प्रकट करना चाहता है, उसके तहत ही वो एजुकेशन में रिफॉर्म करता है कि भाई हमें ये विचारधारा प्रकट करनी है, इससे हमारा इस प्रकार से इकोनॉमिक फायदा होने वाला है। तो वो उसी प्रकार के बदलाव, उसी प्रकार के एजुकेशन रिफॉर्म्स करता है। एजुकेशन रिफॉर्म्स का उद्देश्य जो था वो बदल चुका है। ये नहीं कि हम नए आइडियाज़, नई चीज़ों को शुरू करेंगे। जो स्टेट का एजेंडा है, जो न्यू लिबरल आइडियाज़ हैं, जिससे इकोनॉमिक जो जिस तरह का मॉडल आपके देश में चल रहा है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ वैसी ही होती चली जाएंगी। तो इससे होगा क्या, यूनिवर्सिटी इररेलेवेंट हो जाएंगी। तो उनको अगर इररेलेवेंट होने से बचाना है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो जगह जहाँ पर रीजन, डिबेट, फ्री इंक्वायरी, एंगेजमेंट विद आइडियाज़ होना चाहिए, ना सिर्फ केवल एजुकेशन का कमोडिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं केवल हम शिक्षा ले रहे हैं ताकि हम एक नौकरी पालें या ये सारे काम कर लें। तो ये आर्टिकल था। अब इसके कुछ कोर एस्पेक्ट को ना ऐसे समझते हैं। पहले देखिए क्या है यूनिवर्सिटी का आइडिया, क्या होता है कि हमें सच को ढूंढना है, एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज, क्रिटिकल इमेजिनेशन, एंगेजमेंट विद सोसाइटल इश्यूज, चाहे वो सोसाइटी में कई लोगों को अच्छा ना लगे फिर भी उस पर डिस्कशन, वो दलितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, जो मेन स्ट्रीम में नहीं है उनकी बात हो, महिलाओं के अधिकारों की बात हो। आप क्रिटिकल इमेजिनेशन पे फोकस करते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो आमतौर पर लोग कहेंगे नहीं, क्यों जाति पे बात करना, क्यों गरीबी पे बात करना, क्यों कचरे पे बात करना। आप जो बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है कि पैसे लेके जाओ और शिक्षा लो, उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे। आप आइडियाज पर, रीजन पर, क्रिटिकलिटी पे फोकस करोगे। और यूनिवर्सिटी हमेशा पब्लिक इंटेलेक्चुअल का घर हुआ करता था, जहाँ वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बेफिक्र होकर बोल सकते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन की बातें आगे रख सकते हैं, फ्रीडम, जस्टिस, इक्वलिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हुआ करती थी। अभी क्या समस्या है, अभी कुछ और चल रहा है। अभी इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, डिसेंट को क्रिमिनलाइज कर लिया जा रहा है। जो ओपन स्पेसेस थे बोलने के लिए, उनका स्पेस कम हो जा रहा है। फेयर ऑफ रिपरकशंस, आपका बॉयकॉट होगा, आपका विरोध किया जाएगा, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अगर आप एक पोजीशन लेते हो, जैसे पैलेस्टीन का एग्जांपल लिया जाए, तो आपको अरेस्ट तक किया जा सकता है। इसी चक्कर में हो क्या रहा है, जब ऐसा कुछ होता है तो यूनिवर्सिटीज में ऐसा माहौल बन जाता है कि जैसी सरकार है, जैसा अभी देश का माहौल है, उसी हिसाब से वो बोलेंगे। अगर ए पार्टी की सरकार है, ए का एजेंडा ऐसा है, किसी राज्य में कोई स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ बहुत टाइम से रूल कर रही है, उस गवर्नमेंट का एक एजेंडा है, एक तरह की आइडियोलॉजी है,
तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट, वहाँ की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स वही राग अलापेंगे। नेशनल लेवल में दूसरी पार्टी है तो वहाँ की जो नेशनल यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर उनका राग अलापा जाएगा। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल विचार, इन सब पर बात करना बंद हो जाता है। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बातें हैं और इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि आपने एजुकेशन को कमोडिफाई कर दिया है। वहाँ लोग जो जा रहे हैं वो एजुकेशन के लिए नहीं जा रहे, वो एक कमोडिटी लेने के लिए जा रहे हैं, जिससे आप उसको एक्सचेंज करके एक बेहतर डिग्री ले सको, बेहतर पैसा कमा सको, बेहतर कहीं से पे स्किल ले सको। इसकी वजह से अब केवल मार्केट डिटरमाइन करता है कि कौन सी डिग्री अच्छी है, कौन सी बुरी है। उससे क्या इंसान सीखता है, क्या नए आइडियाज डेवलप होते हैं, वो खत्म हो चुका है। केवल उसकी यूटिलिटी कितनी है ये देखी जाती है। और इसीलिए रैंकिंग सिस्टम आ गया। रैंकिंग सिस्टम की वजह से और कोमोडिफिकेशन हो गया है, होमोजेनाइजेशन हो गया है, वेस्टर्न आइडियाज को ये सब पकड़ के बैठे हुए हैं। और न्यू लिबरल आइडियाज के हिसाब से जो स्टेट का अपरेटस है, स्टेट अपना एजेंडा, प्रोपेगेंडा पुश करना चाहता है, उसके लिहाज से ही चीजें रिफॉर्म की जाती हैं। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम जब तक ये करते रहेंगे तब तक हम सच से दूर होते जाएंगे, अपनी सोसाइटी की हेल्थ पर और अपनी यूनिवर्सिटीज को इररेलेवेंट बना देंगे। अगर हमें इसे बचाना है तो हमें रीजन, डिबेट, फ्री स्पीच और प्लेफुल एंगेजमेंट ऑफ आइडियाज को प्रमोट करना चाहिए। एजुकेशन की कमोडिफिकेशन को रोकना चाहिए और सोसाइटी के साथ एजुकेशन का जो एक नैसर्गिक या नेचुरल जो उनका ऑर्गेनिक रिलेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए। फ्री स्पीच, फ्री एक्सप्रेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम ये सब करते हैं तब जाकर ही हम एजुकेशन, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कल्चर को बचा पाएंगे। तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।